Now come to the point. Democracy elements and functions. Democracy elements and functions. Yes. तो वहीं आ रहा है ना. We read about enlightened citizens. Enlightened citizens यानी कि प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिमान नागरिक या व्यक्ति. तो प्रबुद्ध नागरिकों के विषय में हमने पढ़ा कि अगर नागरिक जो देश के हैं सभी नागरिक बुद्धिमानी से काम करें तो देश जो है बहुत अच्छे तरह से आगे की ओर अग्रसर होगा, यानी कि बढ़ेगा. आ रही बात समझ में? हमने पढ़ा कि वोटर्स जो हैं आसानी से झूठे वादों के प्रभाव में भी आ जाते हैं. यानी कि जो वोट देने वाले लोग हैं, हमने पढ़ा था ना कि जब इलेक्शन आता है तो कैंडिडेट इलेक्शन जो फाइट कर रहे होते हैं, चुनाव जो लड़ रहे होते हैं, वे लोग मैनिफेस्टो अपना डिक्लेयर करते हैं. यानी कि अपनी घोषणा पत्र जनता को बताते हैं, जनता को बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे आपके लिए. बात समझ में आ रही है? हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, ये सारी बातें लिस्ट आउट करके पब्लिक को बताते हैं. उसमें बहुत सारे झूठे वादे होते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस. तो जनता अगर उन झूठे वादों को स्वीकार कर लेती है तो कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, चुनती है उनको. अच्छा, कुछ लोग तो नाम से वोट दे देते हैं. बात समझ रहे हैं? एक बार जो है, मान के चले कि 15 साल पहले या 20 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट यानी कि एमपी का सीट पर इलेक्शन हुआ. तो उस इलेक्शन में गोविंदा चुनाव लड़े. गोविंदा जानते हैं? बॉलीवुड स्टार गोविंदा चुनाव लड़े एक ऐसे नेता के खिलाफ जो लगातार 7-8 या 8-9 बार से चुनाव जीत रहे थे. मान कर चलिए कि 7-8 बार लगातार चुनाव जीत चुके थे. नहीं, बता रहे हैं. तो ऐसे कैंडिडेट को गोविंदा ने चुनाव में हरा दिया. गोविंदा, बॉलीवुड स्टार गोविंदा नहीं, कैंडिडेट का नाम याद नहीं आ रहा है. वो ये समझिए कि एक ऐसे कैंडिडेट जो लगातार 7-8 बार से चुनाव जीत रहे थे, कांग्रेस से लड़े थे. वो पार्टी का मतलब नहीं है. जैसे लोगों को लगा ना कि गोविंदा एक बड़ा सिने स्टार है, बॉलीवुड स्टार है, तो ऐसा अक्सर होता था. कोई बड़ा क्रिकेटर अगर चुनाव लड़ जाए, कोई बॉलीवुड का एक्टर चुनाव लड़ जाए, तो ये लोग जो है आसानी से चुनाव जीत जाते थे. बात समझ रहे हैं? तो कोई पार्टी इसीलिए उनको टिकट भी देती थी कि कम से कम एक सीट हमारा निकल ही जाएगा यहाँ से. तो कभी कभी क्या होता है कि वोटर्स जो होते हैं ऐसे पर्सन को वोट देते हैं जिनको वो जानते हैं कि ये बड़ा नाम है, यानी कि बड़ा व्यक्ति है. तो ये सोचकर भी लोग वोट दे देते हैं. The rulers of a democratic country are elected by the citizens who are eligible to vote. लोकतांत्रिक देश में जो शासक होते हैं वे शासक वोटर्स के द्वारा चुने जाते हैं. और वे वोटर्स का मतलब जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं. As such, the rulers are answerable to the voting public. और जो शासक हैं, अब वे शासक जो है जिन पब्लिक ने यानी कि जो जनता उनको वोट दी है उनके प्रति उत्तरदायी है. उनको उत्तर देना होगा
कि आपने हमको वोट दिया तो हमने आपके लिए क्या किया। अब रही बात झूठे वादों की, तो झूठा वादा करके चुनाव जीत गए, बात समझ रहे हैं। लेकिन 5 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स जब फिर पहुंचेंगे पब्लिक के पास कि हमको वोट दे दीजिए, तो कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनको जूते चप्पल से स्वागत कर देते हैं गांव में लोग। वही वोटर्स कुछ विधायकों को बहुत सम्मान से जूते चप्पल से स्वागत करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिनका माथा ठनकेगा ना वोटर्स का, तो वो अपना काम करेंगे। तो कुछ तो नहीं काम करते हैं, तो डर के मारे उस गांव में जाते नहीं हैं। जिस गांव में जाकर स्पेशल प्रॉमिस करके आए हैं, वहां अगर वो काम नहीं हुआ है, अगर उनके दिमाग में चल रहा है, तो जाएंगे नहीं, किसी दूसरे को भेजेंगे। बात समझ रहे हैं? साउंड पब्लिक ओपिनियन, पेज नंबर 139। साउंड पब्लिक ओपिनियन मतलब ठोस जनमत। साउंड पब्लिक ओपिनियन साउंड पब्लिक ओपिनियन यानी कि ठोस जनमत। पब्लिक ओपिनियन प्लेज अ मेजर रोल इन अ डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र में जनमत, लोगों का जो विचार होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों का जो विचार होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रांट्स पीपुल the right to formulate sound public opinion and the right to express it properly। कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र में या एक लोकतंत्र लोगों को अधिकार देता है कि सही जनमत तैयार करें, सही जनमत तैयार करें और उसको ठीक तरीके से एक्सप्रेस करें, यानी कि उसका वर्णन करें। यानी कि डेमोक्रेसी में वास्तव में पब्लिक का क्या विचार है, इसका बहुत वैल्यू है, बड़ा महत्व है इसका। बात समझ रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में, जैसा कि हम जानते हैं, लोक मतलब होता है जनता और तंत्र मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? हाँ, जनता का शासन। और वैसे भी कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा शासन है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें पब्लिक ओपिनियन का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन, देयरफॉर एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज टू टेक पब्लिक ओपिनियन इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू एक्ट। कह रहे हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकती। यानी कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अगर है जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र को मानती है, वह सरकार पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनता के मत को तिरस्कार नहीं कर सकती, उसका इग्नोर नहीं कर सकती उसको, कि जनता क्या कह रही है उसको, उस पर हम ध्यान न दें, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जनता विरोध करने का बहुत सारा तरीका जानती है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझना, सुनना, सोचना ही होता है उस पर। कोई भी सरकारी ऑफिसर, एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज टू टेक पब्लिक ओपिनियन इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू एक्ट। यानी कि किसी सरकारी ऑफिसर को काम कैसे करना है, तो उसके लिए पब्लिक ओपिनियन को जानना आवश्यक है। यानी कि जनता का मत क्या है, यानी जनता क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। Therefore, the wishes of the people on any issue or problem may be described as public opinion। अब पब्लिक ओपिनियन क्या है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब जनता की इच्छा। पब्लिक ओपिनियन का मतलब जनता की इच्छा। द विशेज ऑफ द पीपुल ऑन एनी इश्यू और प्रॉब्लम, यानी कोई भी मामला या कोई भी समस्या, कोई भी इश्यू यानी कि मामला या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, उस पर
जनता की क्या इच्छा है, इसी को पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक ओपिनियन। कोई भी मामला है तो उस पर जनता क्या कहती है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, तो पब्लिक क्या डिमांड कर रही थी? पब्लिक क्या डिमांड कर रही थी कि जो टेररिस्ट जिन्होंने हमला किया है उनको मारा जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? पब्लिक का डिमांड यही था कि पाकिस्तान को मारिए। गवर्नमेंट से पब्लिक यही उम्मीद कर रही थी, यही पब्लिक ओपिनियन है। और जैसे जैसे उसमें डीले हो रहा था तो पब्लिक को खराब भी लग रहा था कि केवल बात कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर टेररिस्ट को दूसरे देश में घुसकर मारना है तो वो इतनी आसानी से नहीं होगा, और बोल कर तो नहीं होगा कि आज मारने आ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो तब होगा जब युद्ध की स्थिति होगी, वार होगा, तब होगा ऐसा। वार करना होगा, युद्ध करना होगा, तब ना ऐसा होगा। और वार तो करना नहीं था, हमको मारना था आतंकवादी को। पाकिस्तान के लोगों को नहीं मारना था, टेररिस्ट को मारना था जो आतंकवादी वहां छिपे हुए हैं। इसीलिए ऐसे जो एक कार्य हैं वो बोल कर नहीं होंगे, वो हो जाएंगे तब पता चलेगा। और वही हुआ। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उन लोगों ने व्योमिका सिंह, उन लोगों ने दिखाया कि इंडियन पावर क्या है। आ रही बात समझ में? तो कहने का सेंस ये कि पब्लिक ओपिनियन यानी कि जनता का मत क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जनता का मतलब जनता की इच्छा, किसी भी इश्यू पर यानी कि किसी भी मामले पर या कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर जनता क्या चाहती है, उसी को पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। इट इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपुल क्या कहती है, यानी कि बहुमत, जनता में बहुमत क्या कह रहा है। बहुमत मतलब ज्यादा लोग, यानी कि किसी भी इश्यू, किसी भी मामले पर या किसी प्रॉब्लम पर 50% से ज्यादा लोग अगर यस बोल रहे हैं तो समझिए कि वो होना चाहिए। 50+ लोग अगर यस बोल रहे हैं 50% से ज्यादा, तो ये समझिए कि वो काम जो है होना चाहिए। ये मुद्दा होता है मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत होना चाहिए। Sometimes even a minority may express which may be in the interest of the entire nation। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक भी, अल्पसंख्यक यानी कि मान लीजिए जिनकी संख्या कम है, वो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनकी भी बात राष्ट्र के लिए बेहतर हो, तो उसे भी सुना जा सकता है। बात समझ रहे हैं? The process of development of public opinion generates thinking, promotes awareness and invites people's views on issue of public concern। कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनता के मत यानी कि जनमत के विकास की जो प्रक्रिया है, उससे थिंकिंग जनरेट होती है, लोगों के सोचने की शक्ति बढ़ती है, जागरूकता आती है लोगों के अंदर, और किसी भी सार्वजनिक मामले में पब्लिक कंसर्न, सार्वजनिक सरोकार या सार्वजनिक मामले में जनता का क्या विचार है, जनता इसे स्वीकार करती है और जनता इसे देने का काम करती है कि मेरा क्या मानना है। जैसे मान लीजिए जनता से कुछ पूछा गया किसी भी मामले पर कि आप क्या चाहते हैं, तो जनता ने मान लीजिए अपना राय दिया, यस और नो। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर उस पर गवर्नमेंट अमल न करे, यानी उसको फॉलो न करे, गवर्नमेंट उसको न माने और लगातार ऐसा ही हो, तो जनता अपना ओपिनियन देना बंद कर देगी। बात समझ रहे हैं? पब्लिक जो है अपना ओपिनियन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि उनको लगेगा ना कि हम अपना ओपिनियन देते हैं
लेकिन उस पर काम नहीं होता है। तो क्या मतलब ओपिनियन देने का? भाई अपना विचार रखने का क्या मतलब है जब उस पर सुनवाई ही नहीं होती है? इससे बढ़िया क्यों रखें, हम अपनी बात न बताएं, हम अपनी बात न कहें। आई बात समझ में? और जब बात सुनी जाएगी तो जनता को भी लगेगा कि हमारी सरकार हमारी बात सुनती है, तो सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि वयस्क मताधिकार। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल ऑफ पीपुल। लोकतंत्र का वास्तविक मतलब जनता का शासन है। देयरफॉर इट कॉल्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री इन द गवर्नेंस। इसलिए शासन व्यवस्था में जनता सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करे, यह आवश्यक है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है, तो शासन में जनता जो है एक्टिव वे में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे, ये लोकतंत्र है। द राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। अब अपने चॉइस को वोट के द्वारा देने का अधिकार, अपने चॉइस को वोट द्वारा बताने का जो अधिकार है उसी को कहते हैं फ्रेंचाइजी। क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजी। वोट के द्वारा अपने अधिकार को बताने का जो तरीका है उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं, मताधिकार। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इन अदर वर्ड्स, द राइट ऑफ वोटिंग ग्रांटेड टू एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दूसरा मतलब ये कि भारतवर्ष में जितने एडल्ट लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हर एडल्ट पर्सन को वोट करने का अधिकार है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और वह एडल्ट होने का जो एज है वह है 18 ईयर्स। कितना है? 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल का कोई भी भारतीय व्यक्ति इलेक्शन में वोट कर सकता है। बात समझ रहे हैं? भारत का वह कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल पूरा हो गया है वह व्यक्ति इलेक्शन में वोट कर सकता है, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। बात समझ में आया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ गए? अब कहने का सेंस यह है कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बात समझ रहे हैं? वह स्त्री हो या पुरुष हो, इस आधार पर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। किसी भी जाति धर्म, अमीर गरीब, रिच पुअर, कुछ भी 18 साल का है तो वह वोट दे सकता है, उसको अधिकार है। इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तो अलग अलग वो जो है क्या कहते हैं, अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है योग्यता है। वो किसके लिए? पीएम के लिए 25 ईयर्स। 25 साल का कोई भी भारतीय व्यक्ति जो पागल न हो, बैंक से कर्जा न लिया हो, वह प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे प्रधानमंत्री बन सकता है, सीधे ये बोल दिए तो वो सब आ गया ना उसमें। इलेक्शन लड़ेगा तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। 21 ईयर्स। नहीं, डायरेक्ट पीएम का चुनाव नहीं होता है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, उसके आधार पर पार्टी आपको अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मतलब मैं योग्यता बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी जो है, भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल पूरी हो गई है, वह पागल न हो, बैंक से कर्जा न लिया हो और कोई आपराधिक मामला उसके ऊपर प्रमाणित न हुआ हो,
वह व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आ रही बात समझ में? ये एलिजिबिलिटी है। तो 18 साल का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, कोई मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल का है, भारत का है वह व्यक्ति, तो चुनाव में वोट कर सकता है। कह रहे हैं अब इसको प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष भी हुआ है, लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत लंबा संघर्ष हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लाने के लिए पूरी दुनिया में, केवल अपने यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया, सुधार आया, एजुकेशन बढ़ा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने का अधिकार मांगने लगे। पहले जो है, जो अमीर लोग होते थे, धनी लोग, उनको ही वोट देने का अधिकार होता था। यानी कि 200 साल पहले पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि जो धनी लोग होते, रिच पर्सन, उनको ही वोट करने का अधिकार होता था। आ रही बात समझ में? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बहुत सारे यूरोपियन राष्ट्रों में, यानी कि यूरोपियन देशों में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देशों में जो है धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर लोग बढ़ रहे थे और लोगों के वोट को अलाउ कर रहे थे, यानी कि लोग वोट दें और व्यवस्था लोकतांत्रिक हो। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ऐसी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कह रहे हैं कुछ देशों में, वही एक सेकेंड, कुछ देशों में उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी थी।